हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 25 है, जिसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन डेरिवेटिव मार्केट से होंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि एक या दो क्वेश्चन डेरिवेटिव मार्केट से भी आता है, चाहे वो DSSB का पेपर हो, एनवीएस का हो, यूपी पीजीटी कॉमर्स का हो। किसी भी पेपर को आप देखोगे पीजीटी को तो उसमें डेरिवेटिव का एक या दो क्वेश्चन होता ही होता है। तो मैंने कोशिश की है कि 10 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जो मेन चीजें हैं वो सारी हम लोग डिस्कस कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 336, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड। फाइनेंशियल डेरिवेटिव में क्या क्या होता है? स्टॉक, बॉन्ड्स, फ्यूचर, नन ऑफ दीज। देखिए, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में क्या होता है? इनमें से फ्यूचर, स्टॉक और जो बॉन्ड है ये क्या होते हैं? फाइनेंशियल डेरिवेटिव की अंडरलाइनिंग एसेट्स। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डेरिवेटिव इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल अंडरलाइनिंग एसेट। और अंडरलाइनिंग एसेट क्या होता है डेरिवेटिव मार्केट में? स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज और करेंसी। At future date at today agreed price whose value is derived from an underlying asset। आज की डेट में दो पार्टी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेट प्राइस पे, यानी कि आज प्राइस डिसाइड करके डील कब होगी? फ्यूचर में। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? डेरिवेटिव। और ये किसके कंसर्न में किए जाते हैं? स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एंड करेंसी के कंसर्न में। डेरिवेटिव मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, एक दो वैरायटी और भी है, लेकिन मेनली अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की तो हम ये 4 टाइप के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2000। यानी कि एक क्वेश्चन करेंगे तो हम कनेक्टेड फैक्ट भी डिस्कस करते जाएंगे। आपसे पूछा था फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंक्लूड्स, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव में आप देख रहे हो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टॉक और बॉन्ड अंडरलाइनिंग एसेट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव की, बट दीज आर नॉट फाइनेंशियल डेरिवेटिव। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337। एन ऑप्शन अलाउ द ओनर टू सेल एन एसेट एट फ्यूचर डेट इज अ। एक ऑप्शन जो ओनर को फ्यूचर डेट पे, ध्यान दीजिए, अलाउइंग द ओनर टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे एसेट को सेल करने का ओनर को अलो करता है, तो वो क्या है? पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फॉरवर्ड ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। सी, फर्स्ट वी डिस्कस कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है? कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन to buy the underlying asset at the strike price specified in the option contract। और ये कॉल ऑप्शन लेता कौन है? जिनका कैसा सेंटीमेंट होता है? बुलिश सेंटीमेंट। अब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। दो बंदे हैं और वो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर में किसी चीज के लिए। इट मे बी शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी और करेंसी। अब इसका जो सेंटीमेंट है, इसका सेंटीमेंट है बुलिश और इसका सेंटीमेंट है बियरिश। बुलिश सेंटीमेंट का मतलब क्या है? बुलिश सेंटीमेंट का मतलब ये है कि इसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जो है प्राइस जो होंगे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे तो इसने क्या ले ली? इसने बाइंग पोजीशन ले ली, यानी कि ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इसने बाइंग पोजीशन को क्या कर लिया है? परचेज कर लिया है एक प्रीमियम पे करके। ये बाइंग पोजीशन परचेज कर लेता है, उसके बदले में जो सामने वाली पार्टी होती है उसको क्या दे देता है? एक प्रीमियम। यानी कि ये पोजीशन बाय करने के लिए क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। अब इसने बाइंग पोजीशन परचेज कर ली है, तो अगर प्राइस, सपोज इन्होंने बाइंग पोजीशन परचेज की है एट द रेट ऑफ 50, कुछ भी कमोडिटी है एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, उसने बाइंग पोजीशन परचेज कर ली। अगर प्राइस इससे डाउन हो जाता है, सपोज 48 हो गया, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मार्केट से परचेज कर लेगा। और अगर प्राइस इससे अप होता है, सपोज 60, 70, 80, अगर अप हो जाएगा तो ये क्या करेगा?
इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन इसने क्या कर लिया, बाइंग राइट परचेज कर लिया, यानी कि सामने वाली पार्टी डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन ये बाय करने से डिनाई कर सकता है क्योंकि इसने बाइंग पोजीशन को परचेज किया है। सिमिलरली ये बंदा क्या है, बियरिंग सेंटिमेंट का है, यानी कि इसको उम्मीद है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो लेस होंगे, इसलिए इसने आज सेलिंग पोजीशन सेट कर ली है, यानी कि सेलिंग पोजीशन पुट ऑप्शन परचेज कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अगर ये परचेज करता है पुट ऑप्शन या सेलिंग पोजीशन, तो उसके बदले में ये इसको प्रीमियम देगा। अब राइट इसके पास है, यानी कि बी के पास है राइट सेल का, यानी कि दोनों में से एक बंदा अपनी पोजीशन को सेट कर लेता है, या तो ये पुट ऑप्शन लेगा या फिर ये पुट ऑप्शन लेगा या कॉल ऑप्शन लेगा। कॉल मीन्स राइट टू बाय और पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल। समझ आ गई ये बात। जो बंदा परचेज करेगा वो दूसरे को उसके बदले में क्या देगा, प्रीमियम देगा। एडवांटेज क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से नीचे का प्राइस होगा, अगर हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके मार्केट से परचेज कर लेगा, और अगर उससे ज्यादा प्राइस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करके प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उस पर्टिकुलर चीज को परचेज कर लेगा। सिमिलरली अगर सेलर की बात करें, सेलर में डिसाइड किया था 60 रुपीज पे सेल करने के लिए और मार्केट में प्राइस हो गया 80, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये 80 रुपीज में मार्केट पे सेल कर देगा। अगर मार्केट प्राइस है 50 रुपीज, तो फिर क्या करेगा, पुट ऑप्शन होल्डर यानी कि सेलिंग पोजीशन वाला इसको पर्टिकुलर चीज को मार्केट में सोल्ड ना करके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए ऑप्शंस का यूज किया जाता है। कॉल ऑप्शन किस लिए होता है, बाइंग पोजीशन के लिए, और पुट ऑप्शन किसके लिए होता है, सेलिंग पोजीशन के लिए। कॉल ऑप्शन कौन परचेज करता है, जिनका सेंटिमेंट क्या होता है, बुलिश होता है, यानी कि वो एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पुट ऑप्शन वो लोग परचेज करते हैं, यानी कि सेलिंग पोजीशन वो लोग परचेज करते हैं जिनका बियरिश सेंटिमेंट होता है, यानी कि ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। क्लियर है। जो लोग बाइंग पोजीशन परचेज करते हैं उसको हम लॉन्ग पोजीशन भी कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन। और जो सेलिंग पोजीशन परचेज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है ये चीज। स्टिल आपको डाउट होगा तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो सिर्फ कॉल और पुट ऑप्शन को लेके ही बना दूंगी। क्लियर है ये चीज कि किस तरह से ये चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। देन नाउ कम एट अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन आर द पार्ट ऑफ ऑप्शंस। ये भी ऑप्शंस के पार्ट ही है। अमेरिकन ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन होता है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है एनी टाइम बिफोर और द डे ऑफ एक्सपायरेशन, यानी कि जब आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उस डेट को या उससे पहले कभी भी इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और यूरोपियन ऑप्शन में सिर्फ इसको जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है उसी दिन एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि ये भी एक तरह से ऑप्शन के टाइप ही है, इसमें पुट एंड कॉल दोनों चीजें आएंगी। लेकिन अगर आपने अमेरिकन ऑप्शन चूज किया है तो आप उसको एक्सपायरी से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हो अपने ऑप्शन को। लेकिन अगर आपने यूरोपियन ऑप्शन लिया है तो इसको कब एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ओनली द डे ऑफ एक्सपायरेशन। क्लियर है इतना। देन फॉरवर्ड ऑप्शन। फॉरवर्ड ऑप्शन किसके लिए होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और फ्यूचर ऑप्शन किसके लिए होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस समझिए। सी, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये सिमिलर ही है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अपडेशन है किसका, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टी एक साथ बैठती हैं, टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करती हैं और आज की डेट में सेट प्राइस पे फ्यूचर में अंडरलाइनिंग एसेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्लियर है। यहाँ पे दो पार्टी बैठी, यानी कि सारी टर्म एंड कंडीशन जो है इन दोनों पार्टी ने ही डिसाइड की। बट अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल
पहले से ही एक क्लियरिंग हाउस होता है और यू कैन से ये एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में के थ्रू ही ट्रेड किए जाते हैं। इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो फॉरफ्रंट पार्टी डिसाइड नहीं करती, यानी कि जो पार्टीज हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं वो इसकी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड नहीं करती। दोनों में पहले बड़ा मोटा मोटा डिफरेंस समझ आया। दोनों एक ही चीज है, आज प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के में किसी अंडरलाइनिंग एसेट को परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड ऑप्शन में दो पार्टी आमने सामने बैठती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन वही दोनों पार्टी डिसाइड करती हैं और एग्रीमेंट को साइन करती हैं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में एंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सचेंज होता है, क्लियरिंग हाउस होता है और इसी की टर्म एंड कंडीशन पे आपको काम करना होता है। और कोई भी ऑप्शन लेने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको क्लियरिंग हाउस में कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन जो भी डिसाइड किया जाता है क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो पहले से ही उसमें सबमिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस ये है। दूसरी चीज है कि फॉरवर्ड आपको एग्जीक्यूशन करना ही करना है। फ्यूचर में लिक्विडिटी मोर होती है, यानी कि आप चाहे तो एक्सपायरी डेट से पहले उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं और कोई और पार्टी उसमें एंटर कर सकती है। लेकिन फॉरवर्ड में ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पार्टी जो है वही जो लिमिटेड पार्टी है, जिन दो पार्टी ने आपस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं को इसको एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन फ्यूचर में जिन्होंने स्टार्ट किया वो उनमें से कोई भी पार्टी ड्रॉप कर सकती है और नई पार्टी एंटर कर सकती है। फॉरवर्ड में सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर किस तरह से उसकी सेटलमेंट होगी। लेकिन फ्यूचर में पहले से ही मार्जिन डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए क्लियरिंग हाउस की ड्यूटी होती है कि वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवाए। क्लियर है? तो दोनों का मतलब सेम ही है कि आज प्री डिटरमाइन प्राइस के ऊपर फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी एसेट को परचेज और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करना। क्लियर है ये? अगर हम बात करें इंडिया में, मोस्टली इंडिया में जो एक्सपायरेशन डेट होती है ऑप्शन की वो हर मंथ की जो लास्ट थर्सडे होता है वो होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? फ्यूचर जो ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन कॉल और पुट दोनों फॉर्म में लिया जा सकता है। अभी हमने कॉल और पुट किया। कॉल का था क्या था? बाइंग पोजीशन परचेज करना और पुट किया था सेलिंग पोजीशन। कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन एंड पुट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। क्लियर है? देन है नेट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जो अंडरलाइनिंग एसेट है वो ही नहीं है पार्टी की, यानी कि जिसको सेल करना है उस पार्टी के पास अंडरलाइनिंग एसेट है ही नहीं। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना होता है तो वो किसी से बोरोड करता है और बोरो करने के बाद डिलीवरी कर देता है और बाद में परचेज करके उस पार्टी को उस पर्टिकुलर जो भी क्वांटिटी है या शेयर है जो भी है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन में जो पार्टी है उसके पास कमोडिटी और अंडरलाइनिंग एसेट नहीं होती, एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो उसे बोरो करके किसी और से तब कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर पाता है। A next option, also known as uncovered option, is created when the seller of an option contract does not own the underlying asset. Clear है? Needed to meet the potential obligation that result from selling, also known as writing or shorting. इसे writing of an option और shorting of an option भी कहते हैं। क्लियर है? यानी कि ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन में जो पार्टी है उसके पास अंडरलाइनिंग एसेट नहीं होती। क्लियर? नाउ कम ऑन आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था? एन ऑप्शन अलोइंग द ओनर टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट। सेल पोजीशन, अब सेल पोजीशन किस में होगी? पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फॉरवर्ड ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन। देखिए मैंने आपको बताया इसमें तो आपने सिर्फ पोजीशन एक परचेज करना है, यहाँ पे फ्यूचर में दोनों चीजें होती हैं और यहाँ पे सेल की पोजीशन किस में परचेज करते हैं? पुट ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आपसे पूछ रहा है एन ऑप्शन अलोइंग द ओनर टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट इज अ पुट ऑप्शन। अगर बात करता है एन ऑप्शन अलोइंग द ओनर टू परचेज और बाय एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन। क्लियर है। फॉरवर्ड आपको पता है उससे थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है, उसमें पुट और कॉल दोनों की दोनों सिचुएशन आती हैं, और फ्यूचर भी सेम चीज है, लेकिन फॉरवर्ड का अपडेटेड वर्जन क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338। द अमाउंट पेड फॉर एन ऑप्शन इज द, अभी मैंने बताया परचेज यानी कि बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन परचेज करने के लिए क्या पे किया जाता है, प्रीमियम। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सेट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसमें फ्यूचर में डील एग्जीक्यूट की जाएगी, यानी कि आज अगर डिसाइड किया कि 50 रुपीज पर पीस परचेज की जाएगी कोई कमोडिटी, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका क्या है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। और राइट परचेज करने के बदले में जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339। Which of the following is the situation in which large portion of majority is borrowed from broker of investor? इनमें से कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो लार्ज पोर्शन है वो किससे बोरो किया जाता है, ब्रोकर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट, लिवरेज इन्वेस्टमेंट, नॉन लिवरेज इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी है, लिवरेज इन्वेस्टमेंट। Option number C is the right answer. Leverage investment is a technique that seeks higher investment profit by using borrowed money. This profit comes from the difference that investor return on borrowed capital and the loss of associated interest. यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उससे बोरोव्ड से जो आपको रिटर्न गेट होता है, और क्योंकि बोरोड फंड है उस फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। सपोज कि भाई 100 रुपीज रिटर्न गेट हुआ है, और जो अमाउंट पे 100 रुपीज रिटर्न गेट हुआ है उसके ऊपर 60 रुपीज क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, क्योंकि ये मेरी खुद की कैपिटल नहीं है, बोरोव्ड की है, एज अ लोन कहीं से लिया है। तो प्रॉफिट का पोर्शन कितना हो गया, 40। क्लियर है। यानी कि जो बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास अपना खुद का फंड नहीं है, वो बोरो करता है एक पर्टिकुलर रेट पे और उसको फिर हायर रेट पे यूज करता है या कहीं इन्वेस्ट करता है, और रिटर्न में से इंटरेस्ट लेस करके जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। सिमिलरली अगर डिफरेंस नेगेटिव आया तो क्या होगा, लॉस। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340। A bank manager hedging a portfolio by doing this he will. एक बैंक मैनेजर पोर्टफोलियो को हेज करके क्या करता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेजिंग का मीनिंग क्या होता है। हेजिंग का मीनिंग होता है अपनी पोजीशन को ऑफसेट करना, यानी कि अगर आपको फ्यूचर में लॉस की पॉसिबिलिटी लगती है तो उसकी अरेंजमेंट आप पहले से ही कर लेते हो। सपोज एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने किसी कंपनी के 500 शेयर्स परचेज करने के लिए कौन सी पोजीशन ली है, कॉल ऑप्शन लिया है। उसने परचेज करना है, यानी कि कौन सी पोजीशन ली है, उसने बाइंग पोजीशन ली है। क्यों बाइंग पोजीशन ली है, क्योंकि उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा, अप होगा। सपोज ये जो शेयर हैं वो रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, मिस्टर ए ने 500 रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एट द रेट ऑफ ₹100 कॉल ऑप्शन चूज किया है, यानी कि बाइंग पोजीशन परचेज की है। अब उसको अपने आप को सेव करना है, तो उसने क्या किया, हेजिंग कर दी अपने लॉस की। मिस्टर ए ने अभी यहाँ पे बाइंग पोजीशन ली थी सेम लॉट के लिए, यानी कि 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, 110, इट में बी वरी, सपोज 102 में उसने पुट ऑप्शन परचेज कर लिया, और इसमें कैसी पोजीशन ले ली, उसने सेलिंग पोजीशन ले ली।
यानी कि जो हेजिंग है, हेजिंग में आप अपोजिट पोजीशन लेके अपने लॉस को ऑफसेट करते हो, यानी कि आपने दोनों पोजीशन ले ली, बाइंग भी और सेलिंग भी। अगर प्राइस अप हुआ तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, अगर प्राइस डाउन हुआ तो आपने सेलिंग पोजीशन ली हुई है, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि आपने दोनों पोजीशन लेके एक सिचुएशन में जो आपको लॉस होगा उसको दूसरे सिचुएशन से क्या कर दिया, ऑफसेट कर दिया। क्लियर है? यानी कि हेजिंग क्या है, अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करना बाय टेकिंग अपोजिट पोजीशन। यानी कि अगर आपने बाइंग ली है तो सेलिंग पोजीशन, सेलिंग ली है तो बाइंग पोजीशन। बट एक चीज ध्यान रखना, लॉस जीरो और मिनिमम तभी होगा जब नंबर ऑफ लॉट क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बाइंग पोजीशन तो 500 शेयर की ली और सेलिंग पोजीशन ले ली 300 शेयर्स की, तो उस सिचुएशन में आपको लॉस होगा। अगर आपको अपने लॉस को कंप्लीटली ऑफसेट करना है, मिनिमम करना है, तो जो लॉट है, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? हेजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी employed to offset losses in investment by taking an opposite position in a related asset. Opposite समझ आ गई कि अगर आपने बाइंग पोजीशन ली है तो उसकी सेलिंग पोजीशन भी सेम लॉट की ले लो, अगर सेलिंग पोजीशन ली है तो बाइंग पोजीशन भी ले लो। आप पहले बाइंग या सेलिंग क्या चूज करते हो, डिपेंड ऑन द सेंटिमेंट। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है प्राइस इंक्रीज होने की, यानी कि आपका बुलिश सेंटिमेंट है, तो आप बाइंग पोजीशन लेते हो। अगर आपका बेयरिश सेंटिमेंट है तो आप कैसी लेते हो, सेलिंग पोजीशन। क्लियर है? हेजिंग स्ट्रेटेजीज टाइपिकली इन्वॉल्व डेरिवेटिव सच एज ऑप्शन एंड फ्यूचर। हेजिंग जो है आप ऑप्शन और फ्यूचर में ही कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर क्या है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ एक्सचेंज में होते हैं। क्लियर है? नाउ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैंक मैनेजर hedge a portfolio by doing this he will। अब एक बैंक मैनेजर पोर्टफोलियो को क्यों हेज करता है, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएट हुआ, उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो गया तो उसको हेज करने के लिए पोर्टफोलियो को में अपोजिट पोजीशन गेट करता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now moving on the next question, question number 341. A long contract requires that। अब long contract का मतलब यहाँ पे long position से है। मैंने आपको बताया था long position का मतलब क्या है, buying position। A long contract requires that the investor sell security in the future, buying security in the future, hedge in future, close out his position in the future। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग पोजीशन का मीन्स क्या होता है, बाइंग सिक्योरिटी इन द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342। हेजिंग बाय बाइंग एन ऑप्शन। एक ऑप्शन को बाय करके हेजिंग करने से क्या होता है, लिमिट गेन, गेन कम होता है, लिमिट लॉसेस, it may be possible, limit gain and losses, has no limit on losses। तो हेजिंग करने से क्या होता है, लॉस लिमिट होते हैं, मिनिमम होते हैं। ठीक है? यानी कि लॉसेस को क्या किया जाता है, ऑफसेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343। Future contracts are more useful than interest rate forward contract because future contract ज्यादा यूजफुल है as compared to forward contract। Why? Are less liquid, have great default risk। भाई देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क लेसर होता है, क्योंकि सब कुछ कौन करता है, क्लियरिंग हाउस होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही मार्जिन अमाउंट को अपने पास डिपॉजिट करके रखता है, ताकि हर हाल में वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराए। आर मोर लिक्विड, हैव एन इंटरेस्ट रेट ट्राई टू द डिस्काउंट रेट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे होते हैं, मोर लिक्विड होते हैं। मोर लिक्विड क्यों है, क्योंकि कभी भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर सकती है और उसके बदले में दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। फॉरवर्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें अगर दो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट को
एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344। द पे ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव लिंक टू, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव का पे ऑफ है वो किससे लिंक होता है? सिक्योरिटी दैट विल इश्यू इन फ्यूचर, द वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटी, नन ऑफ द अबव। जो पे ऑफ होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव में वो किसमें होता है? प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345। Which of the following units guaranteed that all buying and selling will be made by trader? इनमें से कौन इस चीज की गारंटी देता है कि बाइंग एंड सेलिंग जरूर होगी? क्लियरिंग हाउस, ट्रेडिंग हाउस, गारंटी हाउस, प्रोफेशनल हाउस। अभी मैं बार बार यूज कर रही हूँ, डेरिवेटिव मार्केट में कौन करता है अगर प्रॉपरली रेगुलेटेड मार्केट की हम बात करें? क्लियरिंग हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।